पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर जिन्हें सांस की समस्याएं पहले से हैं या जो बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनमें ज़्यादा होता है। यंग एज में भी होता है। यूजुअली आपको गले में लगेगा, गले में खराश आएगी, खांसी होगा, आपकी सांस फूलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ, गहरी सांसें लेनी पड़ेंगी, छाती में दर्द हो सकता है, छाती में आवाज़ आ सकती है, सीटी की आवाज़, साँ साँ की आवाज़ आ सकती है। ये सारे लक्षण हैं स्टार्टिंग के। और जिनको पहले से सांस की समस्याएं हैं उनको और ज़्यादा आता है, और उनकी जो दवाइयाँ चलती होती हैं उस पे ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो सांस के जो रोगी हैं, जो यंग एज वाले हैं या ओल्ड एज वाले हैं, उनके लिए समस्याएं अगले 3-4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो दवाइयों का सही से उपयोग करें और उनका कोई हॉस्पिटल एडमिशन या फिर ना हो तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम आए हैं पालम में स्थित दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंबुज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी कल दिवाली बीती है, प्रदूषण का असर काफ़ी हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? प्रदूषण का स्तर तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बट उससे समस्याएं आती हैं, बट उसका समाधान भी है। और सबसे ज़्यादा किसी अंग पे अगर असर पड़ता है तो वो है फेफड़ों पे। और मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, मतलब फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हूँ, और मुझे इसमें कम से कम 12 से 13 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो उसकी प्रदूषण से जो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उसमें आपने सुना होगा PM 2.5 PM 10 होते हैं, तो वो साइज़ के हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो हमारे जो सांस की नली है वो नाक से स्टार्ट होके एल्वियोलाई तक जाती है। तो 2.5 हमारे लिए ख़तरनाक इसलिए होता है, जब भी AQI लेवल और ये बोलते हैं तो 2.5 लेवल को करते हैं, क्योंकि वो एल्वियोलाई तक जाता है, जो कि हमारे जो सांस की बीमारियां होती हैं, COPD, एस्मा, उन सब एंड जो एल्वियोलाई होते हैं उसको फ़र्क पड़ता है। तो वही हमें देखना है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या समाधान है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब बातें होंगी तो। सर, जैसे पॉल्यूशन का जब लोगों पे असर होता है तो कैसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अच्छा ज़्यादा प्रॉब्लम है? क्या कुछ सिम्टम होते हैं? पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर जिन्हें सांस की समस्याएं पहले से हैं या जो बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनमें ज़्यादा होता है। यंग एज में भी होता है। यूजुअली आपको गले में लगेगा, गले में खराश आएगी, खांसी होगा, आपकी सांस फूलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ, गहरी सांसें लेनी पड़ेंगी, छाती में दर्द हो सकता है, छाती में आवाज़ आ सकती है, सीटी की आवाज़, साँ साँ की आवाज़ आ सकती है। ये सारे लक्षण हैं स्टार्टिंग के। और जिनको पहले से सांस की समस्याएं हैं उनको और ज़्यादा आता है, और उनकी जो दवाइयाँ चलती होती हैं उस पे ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको आपके पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन से रेगुलर कांटेक्ट में रहना चाहिए। बाकी उसके बचाव के भी अपनी तरीके हैं, और आप और क्या कर सकते हैं ये अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सर, मैं यही जानूँ क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को ऐसे समय में? ऐसे समय में हमें कैटेगरी वाइज डिसाइड करना होता है। जो पहले सांस के मरीज़ हैं उनको रेगुलर चेकअप करके दवाइयाँ जो उनकी चल रही हैं उसको ऑप्टिमल डोज में लेना है। खुद से दवाइयाँ कम या ज़्यादा नहीं करनी है। प्रदूषण से बचाव के लिए ये कर सकते हैं कि यूजुअली क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली सुबह सुबह दरवाजे खिड़कियाँ खोल देते हैं घर के, अभी के टाइम पे वो नहीं करना है। सुबह और शाम के टाइम पे अवॉइड करना है। अब जो नॉर्मल एक्सरसाइज जो करते हैं, जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वो अभी के टाइम पे अवॉइड करना है। दोपहर में अगर धूप ठीक है तो आप उस टाइम में वॉक कर सकते हो, लेकिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो उसके लिए घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, घर में ही ब्रिस्क वॉक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप जो रूटीनली बाहर जाके करते हो अभी आपको घर में करना है। बाकी आप जब बाहर निकलते हो तो मास्क पहन के निकलें, वो ज़्यादा बेहतर है। जब ज़रूरी का काम हो तो बाहर निकलना है, ये सब प्रिकॉशंस। बाकी डाइटरी चीज़ें भी आप कर सकते हो। हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होते हैं ज़्यादा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब विटामिन C, कुछ गोलियां होती हैं
जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो जब आप किसी विशेषज्ञ से मिलोगे छाती रोग, तो वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। साथ के साथ आप रूटीनली अपना पीएफटी करवा सकते हैं, जो जिसकी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। उससे आपके लंग के फंक्शन के बारे में पता चल सकता है। जैसे एक्सरे होता है, वो आपको एक्सपोजर होता है एक्सरे का। पीएफटी नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, वो आपके लंग फंक्शन को बता देगा और उसके अकॉर्डिंग आप इनिशियल स्टेज में एक्सरसाइज से भी अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो कि आप अभी के टाइम पे कर सकते हैं। सर, ये तो आपने बताया अभी पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो भी समस्याओं से। अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, ऐसे समय में फेफड़ों में काफ़ी दिक्कत होती है, बीमारियां होती हैं, तो उसका क्या कुछ सावधानी रखना चाहिए, कैसे बचाव करें, इसके बारे में? अभी जो सांस के जो रोगी हैं, जो यंग एज वाले हैं या ओल्ड एज वाले हैं, उनके लिए समस्याएं अगले 3-4 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो दवाइयों का सही से उपयोग करें और उनका कोई हॉस्पिटल एडमिशन या फिर ना हो, तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, अपनी जैसे सीओपीडी वाले मरीज हो गए, एज़मा वाले मरीज़ हो गए, आईएलडी वाले मरीज़ हो गए, ब्रोंकिक्टेसिस वाले मरीज़ हो गए, इन सबों को दवाइयाँ तो टाइम से लेनी है। ये सही समय होता है जब आपको निमोनिया होने के चांसेस हैं, तो आप इम्यूनाइजेशन ले सकते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन ले सकते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ले सकते हैं, डाइटरी प्रिकॉशन ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि घर के अंदर भी की जा सकती हैं। जो कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रोंकिक्टेसिस वाले मरीजों के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो घर पे भाप लेके और पोस्चरल ड्रेनेज कर सकते हैं लर्न करके। और सीओपीडी वाले मरीज जो जिनका इन्हेलर चल रहे हैं, उनको खुद से ऊपर नीचे नहीं करना होता है, डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वह है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन करने से आपका एक न्यूमोकोकल होता है, वो 5 सालों में एक बार ही लगता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक बार ही लगता है, वो आपको निमोनिया से प्रिवेंट कर सकता है। ये जो हमारे बुजुर्ग मरीज़ हैं और जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा है, और या फिर जो यंग रेस्पिरेटरी के पेशेंट आ रहे हैं, जो आजकल तो यंग में भी सार्कोइडोसिस होता है, आपको आईएलडी होते हैं, ये सब यंग एज में भी आने लगे। एज़मा यूजुअली यंग एज में होता है, जो दमा जिनको बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ जिनके सही इलाज और सही प्रिकॉशन से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। डाइट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए? जो यंग एज के हैं और जो ओल्ड एज वाले हैं, उनको डाइट में किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, उनका बलगम निकलता है, बलगम में मैक्सिमम प्रोटीन होता है, तो उनके लिए हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ओल्ड एज है उनको हाई प्रोटीन डाइट, जैसे पनीर, दाल, सोयाबीन, अगर वो एगिटेरियन है तो एग खा सकते हैं, नहीं तो एग को अवॉइड करके पनीर, दाल, सोयाबीन, ये भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप नेचुरल सोर्सेज का प्रयोग करो। गोलियों से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। 1-2 गोलियां आती हैं नैक करके, वो भी एंटी इम्यूनिटी का काम करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मेन जो पॉल्यूशन का जो मेन जो है वो ऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे लंग्स में जाते हैं, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं लंग के अंदर। तो जो लंग्स के जो लेयर होता है उसको उससे हार्म होता है। तो मेनली फाइट हमें पॉल्यूशन में जो है वो जो ऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि सल्फर ऑक्साइड और ये सारे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स जो हैं वो आपको क्या हैं, वो ऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके वहाँ पे जो एपिथेलियम है उसको डैमेज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको उससे प्रोटेक्ट करवाते हैं। बाकी अगर आप रेस्पिरेटरी फिजिशियन जो भी होते हैं चेस्ट, उनके पास जाएंगे तो आपको एलर्जीज, इस टाइम में एलर्जीज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पॉलेंस और ये पॉल्यूशन, और जैसे धूप नहीं निकलता है तो नॉर्मली जो आपके घर के माइट्स होते हैं वो सब भी वो कॉमन कॉजेज होते हैं एलर्जी के, तो एलर्जन भी बढ़ जाते हैं। इसलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वो प्रोवोक करते हैं, और इनिशियल स्टेज में वो वायरल से लेके बाद में वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो उसकी सारी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। वैसे आपने काफ़ी कुछ सवालों के जवाब आपने इसी में दे दिए हैं। किसी पेशेंट को आपसे मिलना हो, कंसल्ट करना हो, तो वो क्या टाइमिंग है आपकी यहाँ पे, उसके बारे में? वो मुझे शाम के 6:30 बजे से 8 बजे तक मंडे टू सैटरडे आप अपॉइंटमेंट बेसिस पे मिल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ 6:30 to 8 PM मंडे टू सैटरडे।
दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ है पेशेंट्स के लिए, स्पेशल फैसिलिटीज़? हमारे यहाँ रेस्पी की जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट आता है वॉक इन, तो हिस्ट्री का वो डॉक्टर का काम है। उसके बाद हमें एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। ये तो जनरल हो गए। जो रेस्पिरेटरी बेस्ड, जो रेस्पिरेटरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे लिए स्पायरोमेट्री, जो मैंने बोला पीएफटी, यूजुअली क्या है यंग एज वाले पेशेंट भी जिनको थोड़ा भी कॉफ रहता है उनको पीएफटी, स्पायरोमेट्री जिनको बोलते हैं, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिससे आपके लंग्स के फंक्शन पता चल जाएंगे। बाकी उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी भी सुविधा उपलब्ध है। ब्रोंकोस्कोप जो है वो है एक दूरबीन की जांच होती है फेफड़े की, जो कि सीओपीडी वाले मरीज, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है, जिनको डायग्नोसिस नहीं बन रहा, जिनको रिसेंट ऑनसेट निमोनिया बना है, उससे हम फेफड़े के अंदर जाके दूरबीन की जांच करते हैं कि कहाँ पे क्या है, और उस माध्यम से अगर कहीं पे कुछ कॉफ स्पूटम जो बलगम है वो जमा है उसकी भी सफाई करते हैं। उससे जांच करके हमें एग्जैक्टली लंग के कंडीशन का पता चलता है, जो कि बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग रूटीनली करते हैं ये सारी, ये जो मेन चीज़ जो रेस्पिरेटरी के जितने भी पार्ट हैं यहाँ पे कवर होते हैं। एलर्जी की भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, मतलब जो कंप्लीट और जितनी भी चीज़ें हैं रेस्पिरेटरी की सब कुछ कवर करते हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो हमने डॉक्टर अम्बुज से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से ठंड के मौसम में लोगों को, यंग लोगों को और ओल्ड एज वाले लोगों को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। तो आप भी इसी तरह से ध्यान रखें अपना, और अगर किसी तरह की समस्या आपको है तो आप यहाँ आएँ और डॉक्टर से बातचीत करें और अपने आप को दिखा सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।